सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं सेमेस्टर 2 का, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो पार्ट 2 लेक्चर है वो आज लेने वाले हैं। ठीक है, सो देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो 3 इवोल्यूशंस थे उनको समझा था, जो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सो देखो फोर्थ जो हमारा इवोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स का वो है द नेचुरल राइट्स थेरी। ठीक है, बेसिकली देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा नेचुरल लॉ जो थेरी है, नेचुरल लॉ जो है उसी की तरह सेम है, बस थोड़ा बहुत का फर्क रहता है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा का फर्क नहीं है, एक तरह से कह सकते हो उसी से इवॉल्व होकर बना है नेचुरल राइट थ्योरी। ठीक है, उसके अंदर होता क्या, देखो हमारा जो नेचुरल लॉ है वो क्या बोलता है, भैया जो भी चीज़ सही लगती है हमको लॉजिकली कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, उसी से रिलेटेड होता है नेचुरल लॉ। ठीक है, और नेचुरल राइट क्या होता है, ये बेसिकली नेचुरली जो भी आपके पास हक होते हैं ये देने का काम करते हैं आपको। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो आप इंसान पैदा हुए, ठीक है, अब आप पैदा हुए हो तो आपके पास नेचुरली कुछ राइट्स होते हैं, पैदा होने टाइम में आपको कुछ हक मिल जाते हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी का आपको हक मिल जाता है। ठीक है, आप पैदा होने के बाद आपको लिबर्टी मिलती है, आज़ादी मिलती है। देखो भगवान ने आपको अगर हाथ पैर दे दिए तो इसका मतलब क्या, भगवान चाहता है भैया घूमो फिरो ऐश करो। ठीक है, तो मतलब क्या, भगवान ने आपको घूमने फिरने की भी आज़ादी दे दी नेचुरली। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स है जो आपको पैदा होने के बाद ही मिल जाते हैं। आप पैदा हो जाते हैं, मान लो किसी घर में पैदा हो गए तो आपको उस घर का प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे राइट्स होते हैं जो आपको पैदा होने के बाद ही मिल जाते हैं नेचुरली, ये कोई आपको देता नहीं, आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं राइट्स को हम बोलते हैं नेचुरल राइट्स थ्योरी। ठीक है, तो उसी के बारे में काफ़ी सारे बेसिकली फिलोसॉफर्स लोगों ने बात की थी पहले के टाइम पर, तो इन्हीं के बारे में देखते हैं। सो द नेचुरल लॉ थ्योरी गिव वे टू नेचुरल राइट थ्योरी। ठीक है, जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी नेचुरल राइट थ्योरी थी मतलब डेवलप होकर बन गई। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा है, द नेचुरल राइट थ्योरी फर्स्ट जर्मिनेटेड इन होप्स। ठीक है, होप्स एक फिलोसॉफर थे, तो उन्होंने बेसिकली उनके दिमाग में सबसे पहले नेचुरल राइट थ्योरी के बारे में दिमाग में मतलब बात आई कि थ्योरी ऑफ एथिक्स एज अ बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू होप्स ऑल men are actuated by an appetite for self preservation and self expansion, just as everybody tend mechanically to pursue the line of its original direction। मतलब क्या कि देखो होप्स जो थे, बेसिकली जो होप्स थे, ये इनका मानना क्या था, ये देखो इनके हिसाब से जितने भी इंसान होते हैं, ठीक है, जैसा आप ही हो, तो आप क्या चाहते हो, आपकी 2 कंडीशन 2 चीज़ें होती है। ठीक है, पहली चीज़ कि देखो हमको सर्वाइव करना है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई गुंडा आ रहा है हमको पीटने आ रहा है तो हम चाहते हैं हम बच जाए। ठीक है, हम भागते दौड़ते भागते ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो हर एक इंसान जो होता है वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, बचा कर रखना चाहता है, ठीक है, इस दुनिया से, और साथ ही में सेल्फ एक्सपांशन भी चाहता है, यानी अपने आप को डेवलप भी करना चाहता है। ओके, कि हाँ भैया हमारा ग्रोथ हो। अब जैसे कोई गरीब आदमी तो चाहता है मैं अमीर हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन उसी के साथ में ये भी चाहता है, मान लो कोई पुलिस वाला उसको पकड़ के लेके चला जाता है तो वो ये भी चाहता है कि मैं कहीं पर फंसूँ ना। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ों की एक इंसान की भूख एक टाइम में रहती है कि भैया हमको बचना भी है, अपने आप को बचाना भी है, और साथ ही में अपने आप को एक्सपांड भी करना है, डेवलप भी करना है। हर एक इंसान की मतलब रहता है मतलब कि भैया हमको ये सारी चीज़ें करनी। मैन देन नेचुरली डिज़ायर पावर, यानी क्या कि कोई भी जो इंसान रहता है, कोई भी आदमी है, तो नेचुरली देखोगे तो वो एक मतलब पावर जो रहता है उसकी डिज़ायर उसके अंदर नेचुरली रहती है, भैया मेरे को पावर चाहिए। ठीक है, पावर मतलब वो कोई भी पावर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा ही है। ठीक है, पावर मतलब क्या है, शारीरिक पावर है, मानसिक पावर है, दिमागी पावर, ये सारी पावर है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपके पास हाथ पैर है, ठीक है, तो आपके पैर है जैसा पैर है, तो ये जो पावर है आपके पास चलने फिरने की, तो आप चाहते हो मैं इसका इस्तेमाल करूँ। ठीक है, आपके पास पावर भगवान ने आपको हाथ पैर दिए है तो आप इसकी मदद से चाहते हो मैं घूमूँ फिरूँ। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी पावर रहती तो आप चाहते रहो, जैसे मान लो आपको शक्ति मिल जाएगी, भैया आप उड़ सकते हो, तो आप चाहोगे ना उड़ने की शक्ति है मेरे पास तो मैं उड़ूँ। ठीक है, आसमान में उड़ूँ, दिन रात घूमते रहो, उड़ते रहो। ठीक है, तो यही आपके पास जो पावर नेचुरली आपको मिलती है, तो आप चाहते हो कि मैं उस पावर का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, तो एवरी मैन देन द फ्री टू यूज एज फार एज ही कैन हीज ओन पावर एट हिज डिजायर्ड फेज टू फर्दर हीज ओन इंटरेस्ट। यानी कि जो भी से पावर उसके पास में है, जैसे आपके पास घूमने फिरने की पावर है, तो इस पावर का हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें, जैसा भी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं भैया हमको लंदन घूमने जाना है तो हम वैसे घूमें। ठीक है, तो इसको ही बेसिकली ये जो आपके पास नेचुरल पावर्स आपको मिली है और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो यही जो नेचुरल फैक्ट है इसी को हम दिखाने के लिए कहते हैं कि ये आपके पास राइट है कि आप ये कर सकते हो। ठीक है, कि आपके पास घूमने फिरने का हम हक देते हैं आपको। ठीक है, और ये हक आपको कैसे मिल रहा है कि आपके पास ये पावर है कि आप घूम फिर सकते हो, तो आपको ये हक चाहिए कि लोग मुझे रोके ना कि मैं घूमूं फिरूं। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं ही हैज़ अ राइट टू डू सो। ओके, तो यही होप्स का कहना था। ठीक है, अब देखो होप्स आगे क्या कहते हैं कि होप्स एग्रीज दैट द assertion of the freedom and the right of each individual man to preserve oneself bring him into
कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द सेम राइट एंड फ्रीडम बाय हिज फेलोज। मतलब क्या कि देखो हॉब्स ये भी मानते हैं कि देखो हर एक इंसान चाहता है भैया कि हमें आज़ादी रहे, हमको जो भी हमारे पास हक है उसका हम इस्तेमाल करें, और मतलब जो भी हमें मतलब राइट्स मिल रहे हैं, जैसे आपको घूमने फिरने की आज़ादी है तो हम जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ हम घूमें, ठीक है। बट इसकी वजह से कई बार होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं समाज के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो घूमने फिरने की आज़ादी है तो आप किसी के बाथरूम में भी जा सकते हो ना, आपके पास तो घूमने फिरने की आज़ादी, मैं कहीं पे भी घूमूं, ठीक है। तो आप मान लो किसी के बाथरूम में चले गए, अब ऐसे टाइम पर वो बोलेगा ना कि भैया तुम मेरे बाथरूम में क्यों आ गए, क्योंकि उसके पास भी आज़ादी है कि भैया मेरे पास प्राइवेसी रखने की आज़ादी है कि मैं जो भी मेरी निजी चीज़ें हैं मैं उसे रख सकता हूँ छुपा कर, ठीक है। मैं जरूरी नहीं है मैं समाज को दिखाऊँ कि भैया मैं नहा कैसे रहा हूँ, ओके। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उसके पास भी ये राइट है, तो ऐसे टाइम पर देखो आपका राइट जो है, आपका जो हक है उसके हक के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से कई बार होता है कि एक आदमी के राइट की वजह से दूसरे आदमी के जो राइट्स है वो छीन जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, सोसाइटी में क्लैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है प्रॉब्लम भी आ जाए। तो द रिजल्ट ऑफ द अल्टीमेट चॉइस ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, द रिजल्ट ऑफ द अल्टीमेट एक्सरसाइज ऑफ नेचुरल राइट देन विल लीड टू ब्लेम और टिरन कॉन्ट्रा ओम्स। मतलब क्या, बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आदमी है जो अपने जितने भी उसके पास राइट्स है, अगर वो टोटली उस राइट्स को इस्तेमाल करता है, यानी आपको पास घूमने फिरने की आज़ादी है तो आप हर जगह घूमने फिरने के लिए निकल जाते हो, और अगर दूसरा आदमी भी मतलब अपने राइट्स का इस्तेमाल कर रहा रहता है, जिसकी वजह से बेसिकली ये जो वर्ड है बेलिनम ओमनियम कॉन्ट्रा ओमनेस, इसका मतलब होता है बेसिकली कि द वॉर अगेंस्ट ऑल ऑफ अगेंस्ट। मतलब क्या कि देखो जंग हो रही है सबके बीच में, सबके साथ में। मतलब क्या कि बहुत सारा मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग के 100 लोग एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, मतलब आप हो उन 99 लोग के साथ लड़ रहे हो, मतलब हर एक आदमी एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, पूरे लोगों के साथ लड़ रहा है। इस तरह के पूरे समाज के अंदर सिचुएशन आ जाती है जब हर एक आदमी अपना पूरा राइट्स का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं बहुत सारा एक खराब कंडीशन आ जाती है। द नेचुरल कंडीशन मैनकाइंड इज हेंस इन वन इन विच ऑल मैन आर एट वॉर विथ वन अनदर, ठीक है। मतलब हर एक आदमी एक दूसरे से लड़ना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप किसी के बाथरूम में घुस जा रहे हो तो वो आपसे लड़ेगा, तूने मेरी प्राइवेसी छीन रही है, मेरा हक छीन रहा है तू प्राइवेसी रखने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का लड़ाई झगड़ा होगा, तू मेरा हक छीन रहा है, वो बोलेगा मेरे पास राइट है मैं घूम फिर सकता हूँ, वो बोलेगा मेरे पास भी राइट है मैं प्राइवेसी का, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झड़ाई बहुत सारा होने लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन द कल्चरलिंग ऑफ द नेचुरल राइट इन सम पार्ट ऑफ और द अदर, ठीक है। तो इसका बस यही सोल्यूशन हो जाएगा कि आपके कुछ हक जो रहेंगे उनको कहीं कहीं पे काटना पड़ जाएगा, कि भैया आप किसी के बाथरूम में नहीं घुस सकते, आप दूसरे को प्रॉब्लम नहीं डाल सकते अपने राइट्स की मदद से, मतलब आपके जो हक होंगे, आपके जो राइट्स होंगे उन्हें हमें कुछ कम करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो अगर आप मान लो अपने टोटल राइट्स का इस्तेमाल करते हो, भैया हमको तो घूमने फिरने की आज़ादी है, कहीं पे भी घूमेंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है और पूरे समाज के अंदर पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल इंटेंट एंड पर्पस ऑल मैन आर इक्वल इन पावर, ठीक है, कि सबके पास एक ही पावर है, भैया सबके पास घूमने फिरने की आज़ादी है, सबके पास प्राइवेसी की आज़ादी है। देखो पावर सबके पास इक्वल ही है, मतलब ये होप्स का कहना है, ठीक है। ये वो वाली पावर नहीं है कि भैया आपके पास शक्ति कितनी है, ये राइट्स वाली पावर है कि आपके पास कौन से राइट्स है, ठीक है। तो हर एक के पास देखो तो इक्वल राइट्स है, इक्वल पावर है होप्स के मतलब कहने के हिसाब से। तो इट इज बिलीवेड दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन इंडिविजुअल टू असर्ट हिज विल बाय क्रशिंग द विल्स ऑफ द अदर। यानी क्या कि ये बेसिकली क्योंकि देखो हर एक के पास इक्वल राइट्स है, सबके पास मान लो एक ही पावर है, तो ये एक टाइप से इम्पॉसिबल है कि भैया आपके पास मान लो सबके एक ही पावर वाले लोग हैं और आप चाहते हो भैया मैं दूसरे को मार कर आगे चला जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता ना, वो भी तो उतना ही पावरफुल है, आप उसको मारने जाओगे तो वो भी तो आपको मारेगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये हो नहीं सकता कि आप अपने मतलब जो भी राइट्स है उसकी मदद से दूसरे के राइट को छीन सको, ठीक है, कि वो अपने राइट्स का फिर इस्तेमाल करने लगेगा क्योंकि सबके पास इस तरह की पावर है। दस कॉम्प्रोमाइज इज द ओनली वे आउट, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद एक ही सिचुएशन बच जाती है कि या तो आप लड़ो या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, कि भैया हम ठीक है यहाँ पर नहीं घुसेंगे, आपकी प्राइवेसी को नहीं छीनेंगे, ठीक है। मतलब आपके राइट्स को आपको कम करना होगा, आप टोटली इस्तेमाल नहीं करोगे, कॉम्प्रोमाइज कर दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। कि इफ कंप्लीट सोशल चोज हैज़ टू बी अवॉइडेड, कि अगर हम चाहते हैं कि भैया समाज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हमें ये करना होगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। दिस कॉम्प्रोमाइज टेक द फॉर्म ऑफ अ डिलिबरेट क्वेस्ट फॉर विलिंगनेस टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज फुल फ्रीडम एंड नेचुरल राइट एंड टू बी कंटेंटेड विथ सो मच लिबर्टी अगेंस्ट अदर मैन एज ही कुड अलो हिमसेल्फ। मतलब क्या कि बेसिकली देखो हमारा फर्स्ट लॉ तो यही कहता है, देखो फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने बोला नहीं कि देखो जो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि अपने अब जितने भी हमारे पास पावर है, ठीक है, जो भी हमारे पास लिबर्टी है, राइट्स है हमारे पास जितने भी है, तो उनको हम
पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोटली इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, यही बेसिकली हमारा फर्स्ट राइट या फिर कह सकते हो फर्स्ट लॉ है नेचर का। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है कि देखो बेसिकली हर एक इंसान के पास, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से अगर वो फुल फ्रीडम और फुल मतलब अगर सारी राइट्स को इस्तेमाल करता है नेचुरल राइट्स का, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर आप अपने कुछ राइट्स को ही इस्तेमाल करोगे, एक रहता है ना लिमिटेड राइट्स का इस्तेमाल करोगे, आप कुछ ही लिमिट जो आपकी मतलब जितनी भी लिबर्टीज़ है उसको हर एक आदमी का अगेंस्ट में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे, आप एक तरह से रहता है ना थोड़ा कंट्रोल कर करके इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह से मतलब एक तरह से समाज के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ टाइप में कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अब बेसिकली ये जो हॉब्स थे, इन्होंने ये जो नेचुरल बेसिकली लॉस थे, इनको एक तरीके से कह दिया कि ये जो सच म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ राइट जो है, मतलब एक दूसरे के भरोसे पे भैया हम अपने राइट्स को थोड़ा कम कर दे रहे, तुम भी अपने राइट्स को कम कर दो, इसको होब्स ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी समाज के अंदर सब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया हम आपके समाज में आपके राइट्स को नहीं छीनेंगे और आप हमारे राइट्स को थोड़ा कम छीनना, ज़्यादा मत छीनना, और हम भी आपके राइट्स को कम छीनेंगे, ज़्यादा नहीं छीनेंगे। ठीक है, तो द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ नेचुरल राइट थ्योरी एज अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड टुडे वाज गिवन बाय जॉन लॉकी। ठीक है, मतलब आगे अब बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होब्स की कहानी हो गई, होब्स जो बनना चाहते थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे क्या बताया गया है कि जो जॉन लॉकी थे, ठीक है, बेसिकली ये एक और फिलोसोफर थे, तो इन्होंने भी बेसिकली नेचुरल राइट्स के बारे में बताया था, और इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बेसिकली यही बताया था कि देखो इंसान जो होता है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली जॉन लूक जो थे, इन्होंने कहा कि देखो इंसान जब पैदा होता है तो उनको 3 मेनली हक मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं। ठीक है, आप रीड करोगे तो आपको आगे ये चीज़ें खुद समझ आती जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कहा कि देखो इंसान जो होता है जब पैदा होता है तो उनको 3 राइट्स मिलते हैं। पहली तो देखो लाइफ की राइट, कि भैया आपको ज़िंदगी जीने की हक मिल जाता है जैसे आप पैदा हो जाते हो। दूसरा राइट होता है लिबर्टी का, आज़ादी का, कि आप किधर भी घूम फिर सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी रहेगी, घूमने फिरने की आज़ादी रहेगी, एक्सप्रेशन की आज़ादी रहेगा, सुनने की आज़ादी, क्वेश्चन पूछने की आज़ादी, ये सारी लिबर्टीज़ आपको मिल जाती है। उसके बाद आपके पास तीसरी जो राइट्स मिलता है आपको, वो होता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में आपको हक मिल जाता है। ये 3 राइट्स आपको पैदा होने के बाद ही मिल जाते हैं, और ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो गवर्नमेंट भी आपसे नहीं छीन सकती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो भी ये राइट्स को नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे राइट्स होते हैं, तो ये जॉन ड्यूकी ने कहा था। ओके, तो इसके इतने ही बारे चीज़ें बताई गई। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। यहाँ पर आगे वही सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, आगे ये सारा पूरा भाषण वही सारी चीज़ों का है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमारा नेचुरल राइट थ्योरी यही है बेसिकली, कि मतलब बेसिकली लोगों के पास बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, तो लोग जो रहते हैं इतने सारे पावर्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इसलिए उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कि बेसिकली कि अगर समाज के अंदर सारे लोग अपना पूरा पावर इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ ही लड़ने लग जाएंगे कि भैया तू मेरे घर में घुसा कैसे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, इसीलिए सबको अपने कुछ लिमिटेड पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने जो भी राइट्स है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यही नेचुरल राइट्स थ्योरी है। ओके, तो देखो अब जो 5वां हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट है वो है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब देखो इसका हर एक पॉइंट को हम डिटेल उतना नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको मतलब वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिकली ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये है क्या, ये कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया क्या गया है, बताया ये गया, देखो फर्स्ट पॉइंट में तो ये बताया गया कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स आया कैसे था। ठीक है, तो देखो बेसिकली जब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये जो है ये यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशन जो है, यूएन जो है उसने 1948 में बेसिकली इस डिक्लेरेशन को पास किया था। ठीक है, बनाया था। अब बेसिकली यूएन क्या है तो देखो बताता हूँ। देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसके खत्म होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ये था कि भैया अगली बार वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। ठीक है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, जिसकी वजह से देखो लीग ऑफ नेशन किसी काम का नहीं था, तो फिर वो बंद हो गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया कि भैया वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसलिए अब एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएनओ। ठीक है, बेसिकली यूएन बनाई गई, यूनाइटेड नेशन। अब ये जो यूएन थी इसका भी देखोगे तो मेन काम यही था कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देना किसी भी हालत में। ठीक है, नहीं तो दुनिया खत्म। ओके, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 ना होने के लिए ये यूएन को बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ओके, अब ये जो यूएन था ये बना था
था 1945 में। ओके, अब बेसिकली देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की जाती है। खाली ये नहीं कि मतलब देखोगे मेन हिस्सा तो ये इसका यही है कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देना है, लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूएन में बातचीत की जाती है। जितने भी देश रहते हैं सब मिलजुल कर इसके अंदर बातचीत करते हैं। देखो यूएन क्या है, यूएन जो है ये जितने भी देश है हमारी दुनिया में, तो सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी कि भैया हम सब एक एज अ विलेज, पूरी वर्ल्ड जो है वो पूरी एज अ विलेज की तरह काम करेंगे और इस पूरी दुनिया को हम लेकर एक साथ चलेंगे। ठीक है, कि अगली बार कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और हम सब एक दूसरे के साथ चलेंगे और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यूएन का खाली ये काम नहीं है कि भैया हमको खाली वर्ल्ड वॉर 3 नहीं करवाना है, साथ ही में डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और भी चीज़ों जो और भी कोई मतलब इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम चल रही है वो सारी चीज़ों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो वैसे ही जो जनरल असेंबली है, ठीक है, तो वो जो जनरल असेंबली है वहाँ पर एक बार बात हुई 1948 में कि भैया हमको एक ह्यूमन राइट्स के बारे में एक डिक्लेरेशन देना चाहिए। मतलब क्या कि देखो अलग अलग देशों के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, वहाँ के मतलब लोगों के लिए अलग अलग राइट्स दिए गए। कुछ देशों में कुछ कम राइट्स दिए गए, कुछ देशों में कुछ राइट्स दिए गए, अलग अलग राइट्स दिए गए, कुछ देशों में लोगों को राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो इसलिए यूएन ने सोचा एक डिक्लेरेशन देते हैं, मतलब एक बेसिकली कह सकते हो एक बिल पास करते, एक मतलब प्रस्तावना टाइप में दे देते हैं कि जितने भी देश है वो सब के सब इस ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, जो भी डिक्लेरेशन बना के देंगे, इस हिसाब से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स को देंगे, दिखाएंगे। ठीक है, लोगों को इसी हिसाब से लॉस देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में पास दिया गया। ठीक है, यूएन के द्वारा। ठीक है, तो यही चीज़ की गई थी। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो ये कह सकते हो छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप में जैसा था कि स्टार्टिंग में एक प्रियम्बल था और 30 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 30 आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारे, हर एक आर्टिकल जो था वहाँ पर आपको बताया जाता है कि इंसानों के पास क्या क्या हक है, कि इंसानों को घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, इंसानों को एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब जितने भी आज़ादियाँ देनी रहती थी कि भैया आपके पास ये हक है, इंसानों को गुलाम रखा नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी अगर गुलाम रखेगा तो वो गलत होगा। ठीक है, मतलब जैसे रहता ना पहले जैसा अंग्रेज लोग हमको गुलाम बना के रखे थे, तो मतलब वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मतलब कोई भी जैसे रहता था पहले के टाइम पर बंधुआ मजदूरी। ठीक है, आपने सुना होगा कि मतलब बाप दादा ने कर्जा लिया रहे तो बेटा जो रहेगा उसको मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी करवा देते। ठीक है, कि भैया जब तक पैसा वसूली नहीं होगा तब तक मजदूरी करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड एक्ट बनाए गए थे, आर्टिकल्स बनाए गए थे उसके अंदर। ठीक है, तो एक प्रियम्बल था और 30 आर्टिकल थे ये हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पर देखो बेसिकली हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका जो फर्स्ट फ्रेज अगर आप पढ़ते हो, पहला जो हमारा बेसिकली जो प्रियम्बल का जो पहला लाइन है अगर वो पढ़ते हो आप, तो उसी से आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो ये यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये पूरा का पूरा किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, फर्स्ट फ्रेज ही पढ़ने से आपको पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो है पूरा जो आर्टिकल्स है उन सब के बारे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक, सो देखो लिखा क्या गया है कि वेयर एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इनहेरिटेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलिनेबल राइट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, पीस इन द वर्ल्ड। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर बताया ये गया है कि देखो इनहेरिटेड डिग्निटी का मतलब होता है बेसिकली कि मतलब जब आप पैदा होते तो जो आपको हक मिलते हैं ना, आपको घूमने फिरने के, आप पैदा हो गए तो आपके पास जो बेसिक जो राइट्स होते हैं जैसे कि राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी और राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो बेसिक रहते हैं जो आपको पैदा होने के बाद मिल जाते हैं, आपको इनहेरिटेंट रहते हैं। ठीक है, पैदाइशी आपको मिलते हैं, तो वो और साथ ही में जो इक्वालिटी का जो राइट है, ये सारी चीज़ें ऐसे राइट्स है जो इनएलिनेबल है। ठीक है, इनएलिनेबल राइट्स का मतलब होता है वो राइट्स जो अब से गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये ऐसे राइट्स होते हैं जैसे आपसे घूमने फिरने की आज़ादी। ठीक है, ये कोई नहीं आपसे छीन सकता। ओके, तो ये सारे कुछ राइट्स होते हैं जो बेसिक राइट्स होते हैं। तो ये सारे जो राइट्स है ये उन मेंबर्स को मिलते हैं जो ह्यूमन फैमिलीज़ को होते हैं। ठीक है, और बेसिकली लोगों को मिलने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम फाउंडेशन कर सके फ्रीडम को, कि लोगों के पास आज़ादी रहे, जस्टिस रहे और पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस रहे, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी। यही मतलब फर्स्ट फ्रेज के अंदर बताया गया है। ओके, तो फर्स्ट फ्रेज से ही आपको समझ आ जाता है कि देखो बेसिकली हमारा जो पूरा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर वो सारे आर्टिकल्स के अंदर चीज़ें बताई गई है कि मतलब किस तरह से हम लोगों को इक्वलिटी दे सकते हैं, किस तरह से लोग कौन से ऐसे राइट्स रहेंगे जो लोगों के मतलब जो भी उनके राइट्स रहेंगे वो देंगे, इक्वलिटी देंगे, कौन से राइट्स है जो इनएलिनेबल रहेंगे कि लोग कोई भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया किस तरह से जस्टिस मिलेगा, पीस मिलेगा समाज के अंदर, फ्रीडम कौन सी मिलेगी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में पूरा बताया गया हमारे आर्टिकल्स के अंदर, जो भी यूडीएचआर के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रियम्बल का फर्स्ट फ्रेज है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का प्रियम्बल का। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर ये कि देखो जो हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट है उसका देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन और फ्रांस में आपको दिखेगा, अमेरिका और फ्रांस में दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूमन राइट्स का जो है मतलब प्रिंसिपल्स रहते थे। नेचुरल राइट जो हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट है ना,
वो उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फो दिखेगा, ठीक है। उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका या फिर फ्रांस में देखो, या फिर जितने भी यूरोप के जितने भी नेशंस हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ के जितने भी देश है, तो वहाँ पर आपके जितने भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर दिखेगा कि आपको वहाँ के जो राइट्स बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स को, जैसे अमेरिका का बेसिक ह्यूमन राइट, ठीक है, बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, सॉरी, तो वो जो बिल ऑफ ह्यूमन राइट है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे राइट्स मिलेंगे जो नेचुरल राइट थ्योरी से रिलेटेड, कि भैया कि कोई भी इंसान है मान लो, तो उसको घूमने फिरने की आज़ादी है, तो वो जो आज़ादी है वो तभी तक रहेगी जब तक किसी भी सामने वाले को परेशानी ना हो, ठीक है। अगर मान लो सामने वाले को परेशानी हो रही है, जैसे आप मान लो किसी के बाथरूम में घुस रहे हो, उसको परेशानी है, तो ऐसे टाइम पर वो राइट जो रहेगा वो आपसे उतनी मतलब थोड़ी कम कर दी जाएगी, भैया आप वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है, कि मतलब कुछ चीज़ें रहेंगी जो आप नहीं कर सकते, आपके राइट्स को कुछ हद तक कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखोगे तो नेचुरल राइट थ्योरी सही तो है, नेचुरल राइट थ्योरी में भी तो यही बताया गया है कि भैया हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अपनी राइट को थोड़ा कम करना होगा, हम चाहते समाज के अंदर शांति रहे। तो देखोगे तो नेचुरल राइट की जो थ्योरीज है उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरीज है जो अमेरिका या फिर यूरोप या फिर इंडिया का ही देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फंडामेंटल राइट जो है ना हमारा, वो जो है वो अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट है, वो बिल ऑफ जो राइट है मतलब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स है उसी से लिया गया है, उसी से इंस्पायर होकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, ठीक है। तो उसका इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखोगे नेचुरल राइट थ्योरी जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और आज के टाइम में देखोगे तो जो हमारा ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये भी अब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सिमिलर दिखेगा। अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च मार सकते हो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 30 जो आर्टिकल्स है वो देख सकते हो, और बेसिकली वो जो राइट्स है वो मतलब वो जो आर्टिकल्स है वो आपको हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी वो आर्टिकल्स लगभग मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके जितने भी आर्टिकल्स है वो हर एक इंडिया हर एक मतलब कंट्री जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन आर्टिकल्स को अप्लाई करती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई है, मे भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो की मतलब अपलोड हो जाएगी हमारा नेक्स्ट वीडियो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो आप क्या टेंशन है, देखो यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी। एंड अगर आपको किसी भी तरह लॉन्ग डाउट या फिर कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछना रहेगा मतलब टॉपिक्स रिलेटेड, या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो पर्सनली। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप चाहो तो बेसिकली टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इस लेक्चर का PDF। तो दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो PDF को, ठीक है। सो मे बी आपको सही चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो को लिस्ट मिल जाएगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।